Hello students, I hope you are doing well. My name is Ritu. Welcome to my channel. देखिए बेटा, क्लास 7 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर स्टार्ट करने जा रही हूँ। पता है पहले भी पढ़ा है, लेकिन उसमें इतनी क्लियरिटी नहीं थी, बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, अर्थ के ऊपर जितने भी सब्सटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो एयर है, वाटर है, कोल, पेट्रोलियम, कुछ भी है, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इन सभी में अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो हम इनको उनकी फिजिकल अपीयरेंस, उनका बिहेवियर कैसा है, इन सभी के बेसिस पे इनकी हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, जब हम इन सभी सब्सटेंसेस की बात करें, चाहे उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, ये सभी भले ही अलग क्यों ना हो, लेकिन उनमें कुछ चीजें हमें कॉमन देखने को मिलती हैं। वो है आपके मास एंड और स्पेस। स्पेस का मतलब कौन सा वो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इन सभी चीजों को क्या बोलते हैं? मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? Anything which occupies space and possess mass is known as matter. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? मैटर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका खुद का कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर का, वो होता है मॉलिक्यूल। क्या होता है? मॉलिक्यूल मींस मॉलिक्यूल है जो मैटर जिससे मिलके बना हुआ है। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होगी बेटा? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मैटर का। ठीक है, जिससे जो उस मैटर की सारी प्रॉपर्टीज रिटेन करेगा। बात समझ में आई? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहां मिल रहा है कहीं और, लेकिन अगर वो उस मैटर का है तो वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है। ठीक है, बेसिकली 2 टाइप की प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं हमें, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी हम उसके फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे, उसके बिहेवियर के बेसिस पे हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं 3 डिफरेंट स्टेट्स में, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, इससे पहले कि हम इन स्टेट्स को क्लासिफाई करें, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है कि हमने अभी बात करी, जो मैटर है आपका वो बेसिकली कुछ बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके बना हुआ है, जिनको हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका अरेंजमेंट कैसे होता है मैटर के अंदर? ठीक है, कैसे अरेंजमेंट होता है, चलिए बात करते हैं। मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो मैटर के अंदर अलग अलग 3 डिफरेंट वे से पैक्ड होते हैं। ठीक है, इन्हीं पैकिंग की वजह से जो आपका मैटर है उसके अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। कैसे? उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कितना है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, और ये जो पार्टिकल्स हैं उनमें कितना, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें की जो मूवमेंट है वो किस तरीके से हो सकती है। इसके बेसिस पे जो आपका मैटर है वो क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर 1 आ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। स्पेस क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल मींस कोई भी मैटर है वो किस तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है और उनके बीच में स्पेस कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो आपके एडजेसेंट मॉलिक्यूल के पास कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, उनके इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दीज फोर्सेस कैन बी ऑफ 2 टाइप। ये 2 टाइप का हो सकता है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फर्दर 2 टाइप का होता है, कोहेसिव एंड एडहेसिव। कोहेसिव की बात करें, कोहेसिव मींस सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और एडहेसिव की बात करें तो जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है तो उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। पानी आपके हाथ पे चिपक जाता है, क्यों चिपक जाता है? बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो आपके हाथ में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में और वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहीं पानी के जो आपस में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में चिपके हुए रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। वहीं हम सॉलिड में भी बात करें चाहे हम गैस में बात करें, वापस उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ये देखो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो स्टिक कर जाते हैं ग्लास रॉड पे, क्यों? बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स ऑफ। ठीक है, चलिए यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करते हैं हम सॉलिड लिक्विड गैस में कि पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल कैसी होती है बेटा। सॉलिड में वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में लूजली पैक्ड होते हैं, जबकि गैसेस में वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। वहीं इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें तो सॉलिड में निग्लिजिबल होता है, लिक्विड में मोर देन द सॉलिड होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है स्पेस, और गैसेस में बहुत ज्यादा स्पेस देखने के, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस देखने को हमें मिलता है। वहीं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, सॉलिड में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, लिक्विड में कंपैरेटिवली लो देखने को मिलता है, और गैसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो निग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। पार्टिकल्स के या मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की बात करें, जो सॉलिड रहते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फिक्स्ड पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं। वहीं लिक्विड की बात करें, ये टू एंड फ्रो मोशन मींस इस तरीके से, ऐसे एक जगह से इधर उधर, ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट करते हैं टू एंड फ्रो। कई बार वो रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन कुछ ही लिमिट तक। ठीक है, ये किस में होता है? लिक्विड में। वहीं गैसेस की बात करें, वाइब्रेट भी करेंगे, रोटेट भी करेंगे, मूव भी करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, और हर जगह वो बिखर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू लिक्विड। ठीक है, देखिए, ड्यू टू द अबव डिफरेंसेस मैटर अराउंड अस एग्जिबिट्स इन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम क्या देखते हैं, जो आपके आसपास जितना भी मैटर प्रेजेंट होता है, मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पे हम और ज्यादा जो सॉलिड लिक्विड गैस है उनकी फिजिकल पैरामीटर्स जो डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो रहती हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसके बेसिस में कंपैरेटिवली स्टडी देखते हैं। पैरामीटर्स कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के वो समझिए। हाँ, मास, वॉल्यूम, शेप, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फ्री सरफेस, थर्मल एक्सपेंशन और डिफ्यूजन, ये रहते हैं आपके पैरामीटर्स। इसके बेसिस पे आप, ये ऐसे पैरामीटर होते हैं जिसके बेसिस पे आप किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, उसका मास कितना है, कितना वॉल्यूम है, इसकी शेप क्या है, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसको क्या हम कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या इसमें रिजिडिटी है या नहीं है, इसमें कितने फ्री सरफेस हमें देखने को मिलेंगे, अगर हम इसको हीट दे तो क्या वो एक्सपेंड करेगा नहीं करेगा, डिफ्यूजन होगा नहीं होगा। ठीक है, ये सारे चीजें होती हैं। तो देखिए, इसमें मास आप जानते हैं, वॉल्यूम आप जानते हैं, शेप आप जानते हैं, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम ले लें तो उसमें कितना मास प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है हम किसी भी चीज को कंप्रेस करें, दबाएं, तो क्या वो दब जाएगी या नहीं दबेगी। ठीक है, मींस कंप्रेस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। रिजिडिटी, एक तरीके से हम हार्डनेस की बात कर रहे हैं। फ्री सरफेसेस, फॉर एग्जाम्पल, जैसे इमेजिन करो ये कोई एक बॉक्स है, ये वाला हिस्सा एयर से एक्सपोज हो रहा है, ये वाला हिस्सा एयर से एक्सपोज हो रहा है, ये वाला हिस्सा एयर से एक्सपोज हो रहा है, और ये वाला हिस्सा भी एयर से एक्सपोज हो रहा है, तो ये इसके क्या कहलाएंगे? फ्री सरफेसेस। ठीक है, तो इन सरफेसेस को हम क्या बोल रहे हैं? फ्री सरफेसेस। उसी तरीके से कोई भी आपको पर्टिकुलर सब्सटेंस दिया हुआ है उसके कितने फ्री सरफेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आ रहा है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को आप हीट दो, गर्म करो, तो उसमें कितना एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब फैलना, बिखरना, ये कहलाता है थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट आ रहा है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूज होना, ठीक है, मिक्स होना, यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस ऑन देयर
ओन इज नोन एज डिफ्यूजन। ये सॉलिड में कैसा होता है, लिक्विड में कैसा होता है, गैस में कैसा होता है, यही सारी चीजें हमें इसमें देखने को, ठीक है। चलिए अब हम स्टडी करते हैं। सॉलिड डेफिनेट मास होता है, लिक्विड डेफिनेट मास होता है, गैसेस डेफिनेट मास होता है। वॉल्यूम की बात करें, सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिलता। वहीं शेप की बात करें, इसकी डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, वो जिस कंटेनर में डाला जाए उसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं। वहीं गैसेस की बात करें, इनकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। वहीं डेंसिटी की बात करें, सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है, लिक्विड की कम डेंसिटी होती है उसके कंपैरिजन में, और गैसेस की सबसे कम डेंसिटी देखने को मिलती है। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को हम कंप्रेस स्लाइटली कर सकते हैं, ना के बराबर, लेकिन जो गैसेस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो गैसेस हैं उनको कंप्रेस करके हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिजिडिटी की बात करें तो जो आपके सॉलिड होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, वो फ्लो नहीं कर सकते। लिक्विड की बात करें तो वो फ्लूइड होते हैं, मींस फ्लो कर सकते हैं। वहीं गैसेस भी आपके फ्लो कर सकते हैं। वहीं फ्री सरफेसेस की बात करें, सॉलिड में कितने भी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस हो सकते हैं, लिक्विड में कुछ वन फ्री सरफेस देखने को मिलता है, लेकिन गैसेस में आपको कोई फ्री सरफेस देखने को नहीं मिलता है। थर्मल एक्सपेंशन की बात करें, सॉलिड जो रहते हैं उनमें बहुत कम थर्मल एक्सपेंशन होता है, लिक्विड में भी अच्छा खासा हो जाता है, हायर होता है सॉलिड से ज्यादा, लेकिन गैसेस में सबसे ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है। वहीं डिफ्यूजन की बात करें, सॉलिड डिफ्यूज नहीं होते हैं, जबकि लिक्विड जो रहते हैं उनमें अच्छे खासे अमाउंट में हमें डिफ्यूजन देखने को मिलता है। और गैसेस तो जो रहती हैं वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली अपने आप वो डिफ्यूज हो जाते हैं और बहुत तेजी से होते हैं, रैपिडली होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, देखिए एक इंटर कन्वर्जन स्टेट का मींस मैटर की स्टेट का आपस में कन्वर्ज होना, ठीक है, एक स्टेट का दूसरी स्टेट में चेंज होना, दिस इज नोन एज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, बेसिकली ये टू फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो देखिए मैटर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय altering the temperature and pressure, and this phenomena is called interconversion of state of matter। इस phenomena को हम क्या बोलते हैं, interconversion of state of matter कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, नंबर 1 आ रहा है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो आपका मैटर है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस कैसे होता है, बाय हीटिंग, दिस इज नोन एज मेल्टिंग, और इसी को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये होने लगता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका बॉइलिंग। जैसे यहाँ पे देखो मेल्टिंग में आइस के लिए बात कर रहे हैं, आइस जो रहती है वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखें तो वो क्या हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए जो 0 डिग्री टेम्परेचर है आइस के लिए वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन वाटर के लिए क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ रहा है आपका बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो मैटर है वो लिक्विड फॉर्म से किसमें, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, बाय हीटिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पे ये होना स्टार्ट हो रहा होता है, यानी कि एट द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड चेंज इनटू द गैसियस फॉर्म, द बल्क ऑफ द लिक्विड बाय हीटिंग। ठीक है, यानी कि हमने ढेर सारा लिक्विड लिया, उसको हमने हीटअप किया, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा, तो जिस टेम्परेचर पे वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए बेटा बॉइलिंग पॉइंट के अलावा जो आपका वाटर रहता है या कोई भी आपका लिक्विड रहता है वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो गैसियस फॉर्म रहती है, फॉर्म जब होगा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले, तो उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है तो बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट से पहले हो रहा है तो इवेपोरेशन। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इमेजिन कीजिए आप चाय बना रहे हैं, चाय बनाते हुए आपने पानी लिया, पानी को जब आप बॉईल कर रहे होगे तो वो कहलाएगा आपका बॉइलिंग, क्योंकि आपने उसको प्रॉपरली हीटअप किया है, गर्म किया है, और तब जाके वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, वाटर वेपर बन रहा है। वहीं आपका जो आपने ग्लास पानी लिया,
गर्मियों के मौसम में आपने उसको फ्लोर पे डाल दिया, कुछ टाइम के बाद वो वहां पे नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। तो ध्यान दीजिए, इवेपोरेशन में क्या हो रहा होता है बेटा? आपका जो लिक्विड है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से पहले। ठीक है, ओके। एक चीज और मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दीजिए, देखिए ये कंटेनर है, ये आपका बर्नर है, और बर्नर में ये लग गई। इमेजिन कीजिए ये एक बीकर है, इसमें यहाँ पे लिक्विड फिल्ड है। जब मैं इसको यहाँ से बॉईल करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, चलिए मैं यहाँ से बॉईल करना स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही बॉईल होगा तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होगा? हीट अप होंगे, गर्म होके वो ऊपर की तरफ रेज करेंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है? बॉइलिंग के प्रोसेस में कंप्लीट का कंप्लीट लिक्विड पार्टिसिपेट कर रहा है, यस और नो। लेकिन इमेजिन कीजिए ये आपका फ्लोर है और ये आपने पानी फैला दिया। जो इवेपोरेशन होगा वो इस सरफेस से होगा पहले, ठीक है। पहले ये सरफेस आएगा, फिर और नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, और इस तरीके से धीरे धीरे वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। यानी कि बॉइलिंग जो रहती है वो कंप्लीट के कंप्लीट लिक्विड में बात होती है, और जबकि इवेपोरेशन रहता है वो लिक्विड के सरफेस से जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम फैक्टर्स की बात करते हैं। वैसे फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 आ रहा है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया क्या है? द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड बढ़ जाएगा अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए आपको कोई शर्ट सुखानी है, ठीक है, तो वो कब अच्छे से सूखेगी? जब आप उसे फैला दोगे या इकट्ठा करके सुखाओगे? ऑब्वियसली सी बात है, फैला दोगे। फैलाने से क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। प्लीज टर्न ऑन एसी। काव्या प्लीज टर्न ऑन एसी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेचर। अगर आपके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन कीजिए अभी गर्मियों का मौसम है, तो अभी गर्मियों के मौसम में शर्ट जल्दी सूखते हैं आपकी या सर्दियों के मौसम में? ऑब्वियसली सी बात है गर्मियों के मौसम में। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट आ रहा है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा? आपको पता है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन कम। जैसे छोटा सा एग्जांपल लें, अगर हम बारिश के मौसम में बात करें, ठीक है, बरसात के मौसम में बात करें, ठीक है, तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, ऑलरेडी वो ह्यूमिड होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या देखते हैं, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होती है वो ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट आ रहा है आपका कंडेंस। नेक्स्ट जो आपकी प्रोसेस होती है इंटर कन्वर्जन की, वो है कंडेंसेशन। आई होप फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन तक आपको समझ में आ गया होगा। स्टिल यू फेस एनी डाउट? प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट आ रहा है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है बेटा? जब आपका जो गैसियस फॉर्म होता है सब्सटेंस का, वो कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। नेक्स्ट आ रहा है आपका सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन क्या होता है बेटा? ऐसी प्रोसेस जिसमें आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। इस प्रोसेस को हम सॉलिड या सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग भी कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ये होता है, स्टार्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे आइस के वाटर के लिए बात करें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पे ये चीज कंफ्यूज मत कीजिएगा कि मैंने मेल्टिंग में भी आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड बताया है, मैंने फ्रीजिंग में भी आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड बताया। वो इसलिए क्योंकि मेल्टिंग में हम ये बता रहे हैं कि किसकी मेल्टिंग हो रही है? आइस की। तो जब हम आइस के बारे में बात कर रहे होंगे उसके लिए 0 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। वहीं अगर हम वाटर के लिए बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो 0 डिग्री टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? उसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यूजुअली एक्सपेंशन में
आपका जो सब्सटेंस है, यानी कि ऑब्वियसली हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, जब वो मेल्ट होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, लेकिन फ्रीजिंग में हमेशा आपके सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ रहा है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच solid substance directly change into liquid, into gaseous form। होता क्या है, सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना किस में चेंज हो जाता है, डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में। ठीक है, और जो हमें सॉलिड मिलता है, मान लीजिए ये आपका कोई सब्सटेंस था, हमने इसको गर्म किया, ये किस में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब हमने इस गैस को ठंडा कर लिया, ठंडा करके जो ये सॉलिड बना, इस सॉलिड को हम बोलते हैं सब्लिमेट। क्या बोलते हैं? सब्लिमेट। और ये जो गैस थी इसको हम बोलते हैं सब्लिम, यानी कि सब्लिमेशन फिर बनेगा सब्लिम, सब्लिम से यहां क्या बनेगा, सब्लिमेट। आई होप इट इज क्लियर। कैम्फर, आयोडीन, है ना, वही हम बात करें, सॉरी, ड्राई आइस, ये सारे आपके ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होते हैं, गैसियस फॉर्म में, गर्म करने पे। ठीक है, देखिए बेटा, हमने अभी तक बात करी कि मैटर के कंपोजिशन के बारे में बात नहीं करी कि वो किससे मिलके बना है, हमने सिर्फ ये बात करी कि उसकी फिजिकल कंपोजिशन क्या है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो चाहे हमने इन प्रोसेसेस की भी बात करी है, वो भी हम किसकी वजह से देख रहे थे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। चाहे मेल्टिंग हो रही है, फ्रीजिंग हो रही है, सब्लिमेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रोसेस हो रही है, इन सभी में एक सब्सटेंस आपका दूसरे सब्सटेंस में चेंज नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आ रहा है, अगर हम मैटर को उसके आइडेंटिफाई कर सके कि वो किस किस तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, इसके बेसिस पे आपका जो मैटर है वो प्योर और इम्प्योर कहलाएगा। प्योर में हम देखेंगे कि क्या क्या होता है, लेकिन अगर हम इम्प्योर की बात करें, इम्प्योर को ही हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। और ये फर्दर आपके टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिनको हम क्या बोल रहे होते हैं, एटम्स। क्या बोल रहे होते हैं, एटम्स। तो एटम्स की डेफिनेशन क्या होगी, एटम्स आर द टाइनीएस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कहने का मतलब क्या है, किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल जो स्वतंत्र नहीं रह सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरी गुड, उसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू एटम्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बहुत कम एटम ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। ठीक है, वो एटम्स कौन कौन से हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारे ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। बेसिकली वैसे रेडॉन नहीं रह सकता, वो रेडियो एक्टिव आ जाता है, लेकिन जीनॉन तक ये ऐसे सब्सटेंस है जो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। इनको हम एक नाम और देते हैं, दैट इज नोबल गैस। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्या क्लासिफाई कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में। बेसिकली बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, ये किससे, कि किस तरह के वो एटम से मिलके वो बने हुए हैं, इसके बेसिस पे हम अपने सब्सटेंसेस को एलिमेंट एंड कंपाउंड में बना सकते हैं। इफ द मॉलिक्यूल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कंटेन आइडेंटिकल एटम, अगर वो एक जैसे एटम रखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट कहते हैं। और ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ठीक है, चलिए सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है, इस टेबल को एक बार देख लीजिए, फिर इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मैटर आपका प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर में क्लासिफाई हो सकता है। प्योर सब्सटेंस की बात करें, वो आपका एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड होगा। एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट फर्दर आपके 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल, मेटेलॉइड्स या नॉन मेटल। ठीक है, वहीं हम मिक्सचर की बात करें तो ये होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इससे हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।